आपकी इन हैंड सैलरी कम होने वाली है और साथ ही पीएफ और ग्रेजुटी में भी बड़े बदलाव शामिल है। ओवर टाइम करने पर क्या आपको डबल पेमेंट मिलेगी, और अगर आपकी छुट्टियां बची रह जाती हैं तो क्या वो आपको पेमेंट के तौर पर, सैलरी के तौर पर मिलेगी, या उसे नेक्स्ट ईयर बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के इस समय चर्चा का काफी सारी हो रही है। इसका कारण यह है कि सरकार ने 4 नए लेबर लॉ कोड लाए हैं जिसमें काफी कुछ यहां पर बदलाव होने जा रहे हैं। कई तरीके के सवाल हैं और उन सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देने जा रहे हैं। आखिर क्या कुछ यहां पर बदलने वाला है नौकरी पेशा लोगों के साथ साथ गिग वर्कर से, महिलाओं को से लेकर के यहां पर कंपनियों के रूल्स और उनकी पेमेंट सिस्टम में, एक एक करके सारी यहां पर व्यवस्थाओं को समझते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो ये 4 लेबर लॉ कोड कौन से हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं और उससे जुड़े हुए यहां पे सवालों को एक एक करके आपको समझाएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि यहां पे सारे सवालों का जवाब एक ही वीडियो में दिया जाएगा। सबसे पहले 4 लेबर लॉ कोड कौन से हैं? ये पहला है द कोड ऑफ वेजेस, दूसरा है द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, तीसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड और चौथा है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। इन सारी चीजों में कई तरीके के बदलाव शामिल, जिसमें कुछ प्रमुख बदलावों को हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला सवाल यह है कि क्या नए लेबर कोड आने से मेरी लाइफ में यहां पर क्या क्या बदलाव होंगे, किस तरीके के चेंजेस आने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूरे देश में देखा जाए तो ये जो श्रम कानून चल रहे थे वो दशकों पुराने थे और उसी में बदलाव लाने को लेकर के आज की पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने और काम करने के तरीके, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम की प्रक्रिया आई है, गिग इकोनॉमी तेजी से डेवलप हुई है, उसके कारण काफी कुछ यहां पर बदल गया है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो नए कोड्स का मकसद यह भी है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रिया है उसको यहां पर आसान बनाना है और उसके साथ साथ ईज ऑफ लिविंग की जो स्थिति है उसको भी बेहतर करना है। और ये सब कुछ जो है वो डिजिटल और पारदर्शी बनाने की कोशिश है और इसी के लिए अब ये पूरे जो नियम है यूनिफॉर्म करके कर्मचारियों के लिए उनकी जटिलताओं को कम करने के दृष्टिकोण से लाया गया है। तो ये पहला चीज कि ये कानून लाए क्यों गए हैं, उससे क्या कुछ बदलने वाला है, सरकार की यहां पे स्थिति क्या है। अब बात करते हैं इन हैंड सैलरी की कि आपको सैलरी में क्या कुछ यहां पे बदलाव होने वाला है। सरकार के नए नियम, क्या आपकी इन हैंड सैलरी कम होने वाली है। देखिए यहां पे हुआ क्या है, यह सबसे बड़ा सवाल है जो लगातार यहां पे चर्चा का विषय है। इसको थोड़ा सा गहराई से समझिए। देखिए जो नए नियम है उस नए नियम के अनुसार यदि आपका बेसिक वेतन आपकी कुल सैलरी यानी कि सीटीसी का कम से कम 50% होना चाहिए, ठीक है। असर इसका क्या होगा कि जिन कंपनियों में जो बेसिक है वो कम और भत्ते ज्यादा थे वहां पर क्या होगा, बेसिक बढ़ जाएगा। और नतीजा इसका क्या होगा कि अगर आपका बेसिक बढ़ेगा तो बेसिक जो है वो आपके पीएफ और ग्रेजुटी में उसका योगदान जो होगा आपको बढ़ जाएगा और इससे महीने में जो हाथ में आने वाली सैलरी है वो आपकी थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन इसका फायदा यह है कि आपकी लॉन्ग टर्म जो सेविंग्स होगी वो बढ़ जाएगी। यानी कि हाँ, आपकी इन हैंड सैलरी कम होगी लेकिन लॉन्ग टर्म सेविंग की बात करें तो वो जरूर यहां पर बढ़ने वाली है। यानी कि वर्तमान समय आपको दिक्कत जरूर हो सकती है लेकिन अगर फ्यूचर की बात करें तो आपकी सेविंग्स आपके काम आएंगी। इसको कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, यहां पर एक ग्राफ लिया हुआ है, जैसे कि किसी की बेसिक सैलरी 30,000 है और किसी की यहां पर आपको देखा जाए तो आपको 50,000 है, ठीक है। पुरानी और नई यहां पे सैलरी स्लिप को तुलना करके देखते हैं। अलाउंसेस इसमें देखा जाए तो आपको पहले 70,000 थे, नई वाले में 50,000 हो जाएंगे। कर्मचारी का पीएफ जो 12% था वो उसके हिसाब से 3600 बनता था, लेकिन अब नई के हिसाब से आपको 6,000 बनेगा। इसके अलावा कंपनी का जो पीएफ था वो 12% था, जो आपको 3600 कटता था, तो कंपनी की तरफ से भी यहां पर 6,000 जाएगा। तो इस तरीके से जो टेक होम जो सैलरी थी जो पहले ज्यादा थी भत्तों के कारण, अब थोड़ी कम हो जाएगी और पीएफ लेकिन आपका बढ़ जाएगा। और रिटायरमेंट जो फंड था जो पहले कम रफ्तार से बढ़ता था वो अब तेजी से यहां पर बढ़ने लगेगा। यानी कुछ इस तरीके के बदलाव यहां पर होने जा रहे हैं इस नई प्रक्रिया के माध्यम से इन फंड सैलरी और पीएफ की प्रक्रिया को लेकर के। दूसरी चीज, काम के घंटों को लेकर के काफी यहां पर चर्चा होती है। सोशल मीडिया पे काफी सारी यहां पर बातें निकल के आती हैं, वीडियोस आते हैं, रील्स आते हैं कि काम के कितने घंटे होने चाहिए, क्या सही तरीका है काम करने का, कितने घंटे या वीक में कितने दिन काम करना होगा। इसको लेकर के कानून क्या कहता है। देखिए नए कोड में हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे के काम का प्रावधान है। यानी कंपनियां इसे 2 तरीके से लागू कर सकती हैं। पहला, अगर आप दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो दिन की 6 वर्किंग होगी, 8 छंग 48 घंटे आपको काम करना है। अगर 8 ही दिन काम करने तो आप 6 दिन काम करिए। और अगर कंपनी 12 घंटे की शिफ्ट रखती है तो आपको हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करना है और 3 दिन की यहां पर आपको छुट्टी मिलेगी। यानी कि आपका 6 दिन का काम आप 4 दिन में खत्म करिए और 3 दिन आराम से छुट्टी लीजिए।
यह पूरी तरह एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का एग्रीमेंट होगा, लेकिन नियमों में लचीलापन यहां पर दिया जाएगा। यानी कि 48 घंटे ही काम करने, चाहे आप 6 दिन काम करके वो 48 घंटे पूरे करो, या आप 4 दिन काम करके वो 48 घंटे पूरे करो, और उसके बाद आप 3 दिन की छुट्टी लीजिए। ये उस कंपनी में काम करने वाला जो व्यक्ति है और जो कंपनी का यहां पर व्यक्ति है जो काम दे रहा है, उसके मध्य जिस तरीके का भी समझौता यहां पर स्वीकार्य होगा, उस तरीके से ये काम लिया जा सकता है। तो एक बड़ा बदलाव यहां पर यह है काम करने के घंटों और इसके कितने दिन आपको काम करना है। इसके बाद एक सवाल यह भी रहता है, कई बार आपको कंपनियों में ओवर टाइम के लिए कह दिया जाता है, ठीक है, कि आज काम ज्यादा है, आपको रुकना पड़ेगा, आज आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह होता है क्या उसका पेमेंट मिलेगा, और पेमेंट मिलेगा तो कितना मिलना चाहिए। तो इसको लेकर के सरकार ने नया नियम बना दिया है। अब यहां पर ओवर टाइम को लेकर के नया नियम यह है कि इसके लिए आपको पैसे भी देने पड़ेंगे, वो भी एक्स्ट्रा, यानी कि जितना बनता है उससे डबल पेमेंट आपको करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा काम के लिए। नए लेबर कोड में ओवर टाइम के नियमों को सख्त बनाया गया है और पारदर्शी भी बनाया गया है। यानी अगर आप तय घंटे, जैसे कि 48 घंटे का काम फिक्स है, और आप उसके बाद भी लोगों से कहते हैं कि यार आप थोड़ा सा 1-2 घंटे और काम कर लो, तो वहां पर कंपनी को आपको सामान्य मजदूरी से दोगुना भुगतान करना होगा। पहले की स्थिति में अगर हम देखें तो राज्यों के हिसाब से ये नियम अलग अलग होते थे, लेकिन अब यहां पर केंद्रीय स्तर पर जो कानून लागू किया गया है, इसके माध्यम से एक रूपता लाने का प्रयास किया है, पूरे देश में एक ही तरीके का कानून हो। तो एक ये लाभ यहां पर आपको मिलता है, ओवर टाइम के नियम आपको बदल दिए गए हैं। एक और सवाल, देखिए हर एक कंपनी में एक छुट्टियां मिलती हैं कि आपको साल भर में इतनी छुट्टी दी जाएगी, लेकिन मान लीजिए अगर कर्मचारी वो छुट्टियां नहीं लेता है या साल भर में पूरी छुट्टियां पूरी नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में छुट्टियों का क्या होगा, क्या वो अगले साल के लिए फॉरवर्ड कर दी जाएंगी या फिर उसका भी वेतन आपको दिया जाएगा। तो यहां पर सरकार ने कहा है कि देखिए इसमें बदलाव यह किया गया है, जैसे पुराने जो नियम और कानून थे उसमें छुट्टियों को भुनाने पर कोई क्लैरिटी यहां पर नहीं थी, या थी भी तो बहुत कम थी। लेकिन जो नया नियम बना दिया गया, इस नए नियम के तहत साल के अंत में आप एक निश्चित सीमा तक छुट्टियां कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी कि आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर की अगर छुट्टियां बची हुई हैं तो फिर उसका यहां पर आपको पैसा देना होगा। इनकैशमेंट यहां पे अनिवार्य कर दिया गया है, यानी आपकी मेहनत की छुट्टियों को अब यहां पर बेकार नहीं जाएंगी। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर आपको कंपनी का नियम यहां पर है कि अगर आपके पास 30 दिन की छुट्टी है तो आप उसे अगले साल के लिए हम फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन मान लीजिए अगर आपके 30 से ज्यादा यानी कि 35 छुट्टियां बची हैं, 40 छुट्टियां बची हैं, तो 30 दिन से जितनी भी ज्यादा यहां पे छुट्टियां बची होंगी उसके पैसे यहां पर आपको इनकैशमेंट के तौर पर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब एक सवाल और इसमें आता है कि पीएफ के योगदान में क्या बदलाव हो जाएगा, पीएफ में क्या कुछ यहां पे बदला है। तो देखिए पीएफ जो होता है वो आपके एक्चुअल बेसिक पे पर आधारित होता है कि आपका एक्चुअल बेसिक पे कितना है, उस आधार पे आपका पीएफ बनता है। सरकार ने एक विकल्प दिया है, क्या विकल्प दिया है, अगर आप युवा हैं और हाथ में ज्यादा पैसा चाहते हैं तो आपको 15,000 की न्यूनतम थ्रेशोल्ड पर योगदान करना है। लेकिन अगर आपकी उम्र 35 से 40 साल है और आप रिटायरमेंट के लिए यहां पर बड़ा फंड चाहते हैं तो आप पूरी बेसिक सैलरी पर योगदान कर सकते हैं, और इसके विकल्प जो होंगे वो आपके हाथ में है कि आप इसे कैसे यहां पर चाहते हैं। तो युवाओं के लिए अलग है, और यहां पर एज वाइज अगर 35 से 40 साल है तो आप यहां पर अपने फंड और पीएफ को उस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से ग्रेच्युटी के नियमों को लेकर के भी यहां पर नियम बनाए गए हैं। ग्रेच्युटी को लेकर के क्या नियम है, क्या 1 साल की नौकरी पर यह ग्रेच्युटी मिलेगी, तो यहां पर हां, सामान्य कर्मचारियों के लिए तो नियम जो पहले था वही है, लेकिन फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक जब हायर किया जाता है तो पहले से बता दिया जाता है कि देखिए हम आपसे इतने समय के लिए ही काम ले रहे हैं, या 1 साल के लिए आपको हायर कर रहे हैं, 6 महीने के लिए या 2 साल के लिए, उसके बाद आप यहां पर काम खत्म हो जाएगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो ऐसे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी यह है कि पहले जो उन्हें ग्रेच्युटी नहीं मिलती थी, लेकिन अब यहां पर अगर वे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते हैं तो वे ग्रेच्युटी के हकदार होंगे, और साथ ही बेसिक सैलरी बढ़ने से आपकी कुल यहां पे ग्रेच्युटी रकम भी आपको बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ग्रेच्युटी में भी यहां पर फायदा उन लोगों को मिल रहा है जिनको पहले नहीं मिलता था, और साथ ही अगर आपकी बेसिक सैलरी बढ़े तो भी यहां पर आपको ग्रेच्युटी यहां पर बढ़ेगी, तो दोनों तरफा यहां पर आपको फायदा होने जा रहा है। अगला सवाल, जैसे जोमेटो हो गए, स्विगी हो गए, यहां पे काफी सारे गिग वर्कर्स काम करते हैं। इन गिग वर्कर्स को इस नए कानून से क्या फायदा होने जा रहा है। देखिए यह पहली बार है जब भारत में भारतीय श्रम कानूनों में गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म जो वर्कर्स हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। उनके लिए क्या है, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया गया है। यह क्या है, इसका मतलब है कि अब इन वर्कर्स को भी हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी
मिल सकेगा, जो पहले यहां पर सिर्फ ऑफिस वालों को ही यहां पर दिया जाता था। यानी कि जैसे ऑफिस कर्मचारियों को जो लाभ मिलते थे, अब वो गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी दिए जाएंगे। इसके अलावा महिलाओं को लेकर के भी काफी सवाल होते हैं कि क्या महिलाओं को नाइट शिफ्ट दी जानी चाहिए। इसके अलावा सिक्योरिटी को लेकर के सवाल खड़े रहते हैं, कई बार यहाँ पे सुरक्षा जैसे इंतजाम में कमी रहती है, तो उसको लेकर के भी देखा जाए तो यहाँ पे कानून बनाया गया है कि महिला अब हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर के काम कर सकेगी। और नए कोड में प्रावधान यह किया गया है कि अगर महिला कर्मचारी चाहे तो नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकती है। हालांकि एक चीज सुनिश्चित यह करनी है कि एम्प्लॉयर की उसकी सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट, लाइटिंग के पुख्ता इंतजाम करने होंगे। इसके अलावा महिलाओं और थर्ड जेंडर की भागीदारी बढ़ाने के लिए नियमों को सरल बनाया जाएगा। एक और समस्या रहती है, कई बार होता है कि जो महिलाएं जो शादीशुदा हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको वो घर में अकेला छोड़ करके नहीं काम कर सकती हैं। उनके लिए भी यहां पे क्रेच को सुविधा भी प्रदान करने की बातें की गई हैं। यानी कि व्यवहारिक बदलाव ये लाया जा रहा है कि पहले कंपनियों के लिए क्रेच बनाना जो मुश्किल होता था और मां के लिए बच्चे को ऑफिस लाना कठिन होता था, अब नए नियमों के तहत आपको क्रेच अलाउंसेस का विकल्प दिया जाएगा और कंपनी कर्मचारी को एक निश्चित रकम दे सकती है ताकि वो अपने घर के पास किसी भी क्रेच में बच्चे को यहां पर छोड़ सके। तो यहां पर यानी कि वो खर्चा या तो कंपनी खुद का क्रेच बनवाए अपने आसपास जहां बच्चे रख सके, या फिर उसका जो भी खर्चा बनता है वो यहां पर कर्मचारी को देना होगा ताकि बच्चे को वो वहां पर छोड़ करके उसकी सुरक्षा को संपन्न करके उसके बाद वो ऑफिस आकर के काम भी कर सके। तो ये एक बड़े यहां पर जो बदलाव हैं वो यहां पर इस कानूनों के तहत लाए गए हैं। इसके अलावा एक और पहलू आता है हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के, ESIC को लेकर के। ये पहलू भी यहां पे काफी चर्चा का विषय रहे हैं। देखिए, ESIC का कैलकुलेशन अब ग्रॉस सैलरी की जगह पर बेसिक प्लस DA पर होगा, यानी इससे कर्मचारियों के प्रीमियम कम होंगे और कवरेज यहां पर बढ़ेगी। चर्चा यह भी है कि ESIC की सैलरी की लिमिट 21,000 से बढ़ाकर किसे 30,000 की जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ी आबादी को सरकारी मेडिकल सुविधाओं का यहां पर लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यानी 30,000 तक की भी अगर आपकी सैलरी है तो आपको ये लाभ यहां पर मिलेंगे। तो फाइनली यहां पर देखा जाए तो नए लेबर कोड है, इससे फायदे ज्यादा हैं या नुकसान ज्यादा हुआ है, इससे क्या कुछ बदलाव हुए हैं, इससे आपके स्तर पर यहां पे क्या कुछ यहां पे बदलने वाला है उसको समझिए। देखिए, फायदे क्या है उसको समझिएगा। सबसे बड़ा फायदा यह है कि पारदर्शिता बढ़ेगी, रिटायरमेंट सिक्योरिटी यहां पर ज्यादा बेहतर होगी, गिग वर्कर्स को पहचान मिलेगी, महिलाओं के लिए अवसर बढ़ेंगे, बच्चों की भी यहां पर सुरक्षा होगी, डिजिटलाइजेशन से यहां पर कागजी काम कम होगा। नुकसान यहां पर ज्यादा यह है कि तत्कालिक तौर पे जो एम्प्लॉयर है उस पर वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा और उन्हें ग्रेजुटी और पीएफ में यहां पे ज्यादा योगदान देना होगा। वहीं कर्मचारियों को नुकसान यह है कि इन हैंड सैलरी उनकी कम हो जाएगी और वर्तमान समय में उनके खर्चे जो यहां पर हो रहे हैं उसमें यहां पर उनको थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो ये कानून आज के लिए यहां पर भविष्य की सुधार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी कुछ बेहतर है, नियमों को आसान बनाने से लेकर के यहां पे पारदर्शी प्रक्रिया और उन सारी चीजों को लेकर के। आपका इस संबंध में क्या कहना है? क्या आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया है और क्या आप इन कानूनों को लेकर के ज्यादा बेहतर राय रखते हैं या आप इससे यहां पर सहमत नहीं है और इसमें बदलावों की बात करते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। डेली न्यूज एनालिसिस के ऐसे यहां पर वीडियो के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें और अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम के सिविल प्रीलिम्स मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन वीडियो को लगातार जरूर देखिए क्योंकि इनसे डायरेक्ट आपकी परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।